हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है सेमेस्टर 4 बीएड का। सब्जेक्ट कोड है B401 एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 2 हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी आने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वैदिक एजुकेशन के बारे में कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन का सिस्टम क्या था। तो पहली चीज़ तो वैदिक एजुकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एंशिएंट इंडिया में जो इवॉल्व हुआ था, यानी एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जो था उसको वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोला जाता था। इन अदर वर्ड्स द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन वेदास एंड देयरफॉर इट वॉज गिवन नेम वैदिक एजुकेशनल सिस्टम। तो उस समय क्या था, जो वेद है हमारे, उन वेद के बेसिस पे एजुकेशन जो थी वो बेस्ड थी, इसलिए उसे एक वैदिक पीरियड या फिर वैदिक एजुकेशनल सिस्टम जो है बोला गया। वेदास ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लाइफ। द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर लाइज इन द वेदास विच आर 4 इन नंबर। तो इंडियन सोसाइटी में वेदास का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये चारों के चारों जो हैं वो इंडियन लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं एंड हिंदुइज्म में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स की अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन की, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो है फ्री एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया टीचिंग वाज कंसिडर्ड टू बी होली ड्यूटी दैट अ ब्राह्मण वाज बाउंड टू डिस्चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द फी। यानी कि एंशिएंट इंडिया में क्या किया गया था, ये जो ब्राह्मण है उनको बहुत ऊंची उपाधि दी गई या पदवी दी गई थी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर उनकी एक ड्यूटी थी इंपॉर्टेंट, वो ये था कि फ़ीस मिले या ना मिले वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि लोगों को के साथ नॉलेज को शेयर करना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। टीचर्स वर एक्सपेक्टेड टू डिवोट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ टीचिंग इन द मिशनरी स्पिरिट ऑफ सेल्फ sacrifice, and society laid down the principle that both the public and state should help the learned teachers and educational institutions very liberally। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टीचर्स थे उनका जो लाइफ का मिशन होता था वो यही था कि लोगों को एजुकेट करना, उनके साथ नॉलेज को शेयर करना एंड साथ ही साथ एक रूल था कि जो पब्लिक है या फिर जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो भी किंगडम है, राजा है, जो भी रूल कर रहा है कंट्री को, उनका भी एक दायित्व था या ड्यूटी थी कि वो फ्रीली जो है वो टीचर्स को हेल्प करेंगे। यानी जो लर्न टीचर्स हैं, यानी कि जो एक्चुअली गुरुज हैं, टीचर्स हैं, उनको हेल्प करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो एजुकेशन जो है इम्पार्ट कर पाएँ। सोसाइटी रियलाइज दैट विद्यादान और द गिफ्ट इन द कॉज ऑफ एजुकेशन वॉज टू बी द बेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और थी, विद्यादान महादान आपने कई बार सुना होगा। तो यहाँ पे सोसाइटी ने भी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि विद्या का जो दान है वो क्या है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ा गिफ्ट, यानी सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वही है। जैसे आज के टाइम में क्या है कि कमर्शलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारे टीचर्स तो इवन ये भी कहते हैं कि वो फ्री में एजुकेशन नहीं देंगे, किसी को फ्री में नहीं पढ़ाएंगे या अपनी नॉलेज किसी के साथ फ्री में शेयर नहीं करेंगे। बट बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी नॉलेज को फ्री में शेयर करते हैं। एंड सिमिलरली वैदिक पीरियड में भी था कि वहाँ पर भी जो गुरुज थे या टीचर्स थे वो फ्री में जो एजुकेशन थी उसको प्रोवाइड करते थे अपने स्टूडेंट्स को। तो एंशिएंट पीरियड में एक चीज़ और होती थी कि जब भी कोई ओकेजन होती थी, कोई भी होली या कोई रिलीजियस ओकेजन होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बुलाया जाता था और उनको डोनेशंस दिए जाते थे फ्रीली, यानी कि उनकी सर्विसेज के बदले में उनको कहीं ना कहीं पे गिफ्ट्स दिए जाते थे, डोनेशंस यानी दान दिया जाता था। नो स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन। सेकंड जो हमारी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्टेट का, यानी कि जो भी कंट्री में रूल कर रहा है राजा, उसका कोई भी कंट्रोल एजुकेशन पे नहीं था। एंटायरली जो था ये एजुकेशन सिस्टम ब्राह्मण्स जो थे वो मैनेज करते थे और उन्हीं का ये प्राइवेट अफेयर था। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, हाई स्टेटस ऑफ टीचर। आपने कई बार सुना होगा कि जो गुरु हैं उनको परम दर्जा दिया जाता है, यानी कि पेरेंट्स से भी बढ़कर उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुरू से चली आ रही थी, यानी वैदिक पीरियड से चली आ रही थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो राजा थे वो भी जो गुरु थे या टीचर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे या फिर उनको ऑनर करते थे। यहाँ पर लिखा भी है, किंग रोज फ्रॉम दी थ्रोन्स टू रिसीव ग्रेट टीचर्स सच एज नारद, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। यहाँ तक कि जो राजा महाराजा होते थे वो भी क्या करते थे, अपनी गद्दी से, यानी अपनी जो उनकी थ्रोन होती थी उससे उड़ जाते थे वो अपने टीचर्स को या गुरुओं को वेलकम करने के लिए या उनका स्वागत करने के लिए। देन फोर्थ पॉइंट कहता है टीचर एज अ पेरेंट। तो टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, और इसीलिए वो बिहेव करते थे जस्ट लाइक पेरेंट्स, और बच्चे भी सेम वे में बिहेव करते थे जैसे कि वो उनके बच्चे होंगे या फिर उनके फैमिली मेम्बर होंगे। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन का वैदिक पीरियड में कुछ इस टाइप का था। देन फिफ्थ पॉइंट,
immediate aim was vocational. The immediate aim of education, however, was to prepare the different caste of people for their actual need in life. तो ये जो different caste है, ठीक है, तो इसमें क्या था कि आपको पता होगा कि जो वैदिक टाइम था या जो एंशियंट टाइम था, वहाँ पे जो डिवीजन था लोगों का, जो कास्ट सिस्टम था, वो भी उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनको चीज़ें सिखाई जाती थी ताकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होगी उनको मिल जाएगी, वो अकॉर्डिंगली काम कर सकेंगे और लाइफ में अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। 6 पॉइंट है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। द सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरीड अकॉर्डिंग टू द वोकेशनल नीड ऑफ द डिफरेंट कास्ट फ्रॉम द वेदास एंड वेदांगास। In case of Brahmanas, to the art of warfare, in case of Kshatriya, and agriculture and trade, art craft in case of Vaishyas. So जैसे वैश्य समाज होता है, यानी कि आपके जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जिनको आप लोग लाला कहते हैं, वो इसमें आते हैं। ऐसे क्षत्रिय हो गए तो उनको वॉर रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती थी। वैश्यास को क्या नाम है, रिलेटेड टू ट्रेड, आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। एंड जो वेदास होते थे या जो एजुकेशन इस टाइप की होती थी, वो ब्राह्मण्स को बताई जाती थी। तो ये कुछ मेथड था, यानी करिकुलम ऑफ एजुकेशन इस पे बेस्ड था, यानी कि जिस टाइप का वर्क वो बंदा करता है, जिस कास्ट को बिलोंग करता है, उसके हिसाब से एजुकेशन उसको प्रोवाइड करी जाती थी। 7th कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली कंसिस्टेड ऑफ recitation by the teacher and repetition by the pupil followed by an explanation by the teacher, questioning by the pupil and discussion between the teacher and the pupil। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था एजुकेशन का वो ये था कि पहली चीज़ तो टीचर जो है किसी चीज़ को रिसाइट करेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे, उसके बाद टीचर एक्सप्लेनेशन देगा, बच्चों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन उसके बाद टीचर और बच्चों के बीच में डिस्कशन होगा, जिसके बेसिस पे फाइनल आउटकम जो है वो निकलेगा, यानी कि जो भी आउटकम होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, डिस्कशन के थ्रू निकलेगा। देन कॉन्सेप्ट एक और था इंडिविजुअल टीचिंग का। इंडिविजुअल टीचिंग में ये था कि जो बच्चे थे उनको इंडिविजुअली पढ़ाया जाता था, ना कि क्लासरूम मेथड के थ्रू। जैसे कि आज की डेट में क्लासरूम मेथड जो है ट्रेंड में है, आप क्लासरूम के फॉर्म में पढ़ाते हैं, जैसे कि चाहे वो वर्चुअल क्लासरूम हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम का मेथड है कि एक रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। जैसे कोचिंग में भी यही होता है कि बहुत सारे बच्चे एक रूम के अंदर उनको पढ़ाया जा रहा है, तो क्लासरूम टीचिंग है। लेकिन पुराने टाइम में यानी कि वैदिक पीरियड में इंडिविजुअल टीचिंग को ज़्यादा महत्व जो है वो दिया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी। 9th कैरेक्टरिस्टिक हमारा है मेथड ऑफ स्टडी। द मेथड ऑफ स्टडी कंसिस्टेड in listening to the teacher, reflecting on what he has been listening to and its constant revision and discussion। तो सेम चीज़ अभी हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पर क्या था, जो टीचिंग मेथड था या मेथड ऑफ स्टडी था कि टीचर कोई चीज़ बता रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा उस चीज़ को रिपीट करेगा, देन उसको समझेगा, देन उसके बाद क्वेश्चन करेगा इन केस अगर उसे लगता है कि उसे कहीं पे डाउट है, और उसके डिस्कशन के थ्रू फाइनल आउटकम जो है वो मिलेगा। 10th रोल ऑफ ट्रैवल इन द एजुकेशन। वैदिक पीरियड में ट्रैवल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी एजुकेशन में, यानी कि आपने नेचुरलिज्म अगर पढ़ा तो वहाँ पे भी था कि नेचर के थ्रू चीज़ें सीखता है बंदा, तो यहाँ पर भी ट्रैवल के थ्रू जो है वो बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती थी और यही उनको फिनिशिंग टच जो है देती थी। अगर आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं लाइक महाभारत, रामायण, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी गुरु जो थे वो क्या करते हैं, बच्चों को लेके तो घूमने जा रहे हैं, कहीं आप उनको देखते हैं कि वो किसी और स्टेट में जा रहे हैं, किसी और सिटी में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो वैदिक पीरियड में उसका एक पार्ट थी, यानी कि ट्रैवलिंग जो थी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। 11th कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो संस्कृत जो थी एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन था, संस्कृत ही थी सिर्फ जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। 12th जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई थी, क्योंकि अगर बंदा खुद को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल कर सकता है, तो उसको ही बेस्ट माना जाता था यहाँ पे। और अगर आप इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, इस रूल को ब्रेक करते या फिर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरल पनिशमेंट्स भी जो हैं वो दी जाती थी। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है ऐसी पनिशमेंट जहाँ पे फिजिकल पेन हो, तो कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पे अलाउड थी। सच कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। देन 13th जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो वाइड स्प्रेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। इन द अर्लियर वैदिक एंड उपनिषद टाइम गर्ल्स वर फ्री टू गो थ्रू द उपनयन सेरेमनी, live a life of celibacy, study Vedas, वेदांगाज एंड अदर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद देयर ब्रदर पीपल। सो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो वैदिक पीरियड था, अर्लियर वैदिक पीरियड, वहाँ पर जो गर्ल्स थे उनको भी उपनयन सेरेमनी उनकी भी होती थी, जैसे कि आपने देखा है कि बाल संस्कार होता है वो, एंड उनके पास भी मतलब फ्रीडम थी कि वो पढ़ सकें। और साथ ही साथ ये जो लाइफ ऑफ सेलिबेसी है, लाइफ ऑफ सेलिबेसी का मतलब कि सन्यासी हो जाना, टोटली जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनसे दूर रहना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वुमेंस के लिए भी अवेलेबल थी। देन बात करी जाए हमारे 14th कैरेक्टरिस्टिक की, तो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन। तो एजुकेशन का जो मेन एम रहा है हमेशा से, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो था सेल्फ रियलाइजेशन, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आखिर आपका एग्जिस्टेंस क्यों है। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वॉज
not knowledge as preparation for life in this world or for life beyond, but for complete realization of self, for the liberation of soul from the fetters of life both present and future। यानी कि बहुत बड़ा जो है ये पैराग्राफ है, बहुत बड़ी लाइन है। इसका मतलब सिंपल सा था कि भाई एंशियंट इंडिया में भी जो एजुकेशन थी उसका मतलब ये नहीं था कि नॉलेज अटेन करना है फॉर प्रेजेंट या फिर फॉर फ्यूचर, बल्कि ये था कि नॉलेज लेनी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर आपका एग्जिस्टेंस जो है वो क्यों है, यानी कि आप क्यों इस दुनिया में हैं। दैट नॉलेज वॉज रियल विच लेड टू इमेंसिपेशन, लेड फ्रॉम द अनरियलिटी टू रियलिटी, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टेलिटी। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि जब कोई बंदा फ्री हो हर चीज़ से, यानी कि लीगल सोशल पॉलिटिकल बाउंडेशन से फ्री है तो वो, तो यहाँ पर एजुकेशन या नॉलेज का जो लॉजिक था वो यही था कि भाई बंदा उस एजुकेशन को लेने के बाद यानी कि रियलिटी जान जाएगा लाइफ की और वो हर चीज़ों से फ्री हो जाएगा। देन 15th हमारा जो पॉइंट है वो है रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपको पता ही होगा, गुरुकुल्स के बारे में आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या था, रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, गुरुकुल्स होते थे जहाँ पे बच्चा जो था वो जाके रहता था और उस बेसिस पे ही वो खुद को समझ पाता था। लेटर ऑन उसी को एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया हॉस्टल्स का या फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स का, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, सेम नहीं है जैसा कि वैदिक पीरियड में हुआ करता था। अब बात करी जाए अगर मेरिट्स या डीमेरिट्स की, तो मेरिट्स में सिंपल सा फंडा है कि एजुकेशन जो है वो एम्फेसाइज करती थी यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी को। आश्रम सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे, जिससे कि इंडिविजुअल का जो भी उधार है टुवर्ड्स द गॉड, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई हम जो पैदा होके आए हैं इस दुनिया में तो हमारे कुछ उधार हैं टुवर्ड्स द भगवान, टुवर्ड्स फोर फादर्स जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए, और साथ ही साथ हमारे जो टीचर या सोसाइटी है उसके प्रति भी हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो उन्हीं को फुलफ़िल करना है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स डेथ है इसका मतलब यही है कि डेथ का मतलब तो उधार होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दीज पीपल। तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि पेरेंट्स के माइंड को पहले से प्रिपेयर किया जाता था इस चीज़ को लेके कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचे। और यहाँ पे जो वर्ड इंस्टिल यूज़ किया गया इसका मतलब है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि जिसको लोग नॉर्मली बोलते हैं घमंड, यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब जो है वो ये है नज़रिया, और नॉर्मली एटीट्यूड का मतलब नज़रिया ही होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उनके पेरेंट्स के माइंड में एक टाइप का एक नज़रिया डेवलप किया जाता था रिलेटेड टू दिस थिंग कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचें। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, मेरिट की बात करें, तो ग्रेट अटेंशन वॉज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स कैरेक्टर, टीचर्स लेड स्ट्रेस ऑन द इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर टीचर का जो पूरा का पूरा ध्यान होता था बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने पर होता था, क्योंकि ये माना जाता है कि जो इंडिविजुअल का कैरेक्टर होता है वही इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। देन फोर्थ पॉइंट कहता है सोशल स्किल्स वर इवॉल्व थ्रू ट्रेनिंग इन द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो बच्चे को कुछ ड्यूटीज़ दी गई, उसने वो ड्यूटीज़ फुलफिल करी, तो उससे क्या होता था उसके अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप हो जाती थी कि कैसे उसे सोसाइटी में रहना है, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, क्या सोशल नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पता चलती थी। देन एफर्ट्स वर मेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंड प्रोपोगेशन ऑफ नेशनल कल्चर। साथ ही साथ ऐसे कुछ क्लॉज बनाए गए थे, यानी इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था कि जिससे कि उनका जो भी कल्चर है, ठीक है, जो भी उनकी संस्कृति है वो भी आगे बढ़ सके। वाइल लिविंग इन गुरुकुल द चाइल्ड एम्बाइडेड एजुकेशन इन द फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो उसको यहाँ पे क्या था कि एजुकेशन जो मिल रही थी बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट के थ्रू मिल रही थी। देन a student was compelled to obey the ideals of the Gurukul. He had to shoulder the burden of existence by begging for alms. This practice developed humility and tolerance in the student. तो होता क्या था कि आपने देखा होगा भिक्षा के बारे में कि जो लोग गुरुकुल में रहते थे वो क्या करते थे, भिक्षा लेने के लिए जाते थे एक अपने आसपास की लोकेलिटीज़ में, वहाँ से फूड लेके आते थे, फिर उनको पका के उनको खाना मिलता था। ह्यूमिलिटी का मतलब कि उसके अंदर विनम्रता आती थी, एंड टॉलरेंस का मतलब उसके अंदर सहने की शक्ति, जिसे हम सहन शक्ति बोलते हैं, वो आ जाती थी। एजुकेशन वॉज फ्री, तो एजुकेशन तो फ्री रही वहाँ पे। इट्स एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय सोसाइटी एंड द किंग। तो खर्चा जो होता था एजुकेशन से रिलेटेड उसको कौन बेयर करता था, सोसाइटी और राजा। तो ये हमने अभी पढ़ा भी था स्टार्टिंग में कि जितने भी ओकेजन्स होते थे ऐसे जहाँ पे रिलीजियस कोई फंक्शंस हो रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे टीचर्स को स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको गिफ्ट्स दिए जाते थे, उनको चैरिटी मतलब करी जाती थी, दान दिया जाता था। Then in developing students' character, attention was paid to his nature, early experiences and impressions, upbringing and circumstances. तो बच्चे को डेवलप करने में, उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत सारा जो ध्यान दिया जाता था उसके नेचर पे, उसके एक्सपीरियंसेस पे, इम्प्रेशंस उसके ऊपर जो होने चाहिए या क्या चीज़ें उसने सीखनी है, वो सारी चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती थी। देन 10th पॉइंट कहता है सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, और सेल्फ स्टडी जो है वो आज की डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो। इवन आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियोस पढ़ रहे हैं फॉर गाइडेंस, ठीक है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो वही रूल जो है वो वैदिक टाइम में भी
था। सो अब अगर हम बात करें डीमेरिट्स की वैदिक सिस्टम की, तो जो पहला पॉइंट है वो कहता है देयर वाज रिजिडिटी इन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कहता है इंस्ट्रक्शन जो थे बिल्कुल रिजिड थे, फिक्स थे, उनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। डिसिप्लिन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अब सबसे बड़ी चीज़, डिसिप्लिन जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी डिसिप्लिन को लेके, जो आज की डेट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी डीमेरिट जो है सिस्टम का रहा है। इट डिड नॉट इनकरेज द सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि सेल्फ एक्सप्रेशन जो था वो इनकरेज नहीं किया गया था बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा क्या करता था, जो भी टीचर ने रिपीट किया उसको समझता था, पढ़ता था, थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। देन वैदिक एजुकेशन लेड अनड्यू स्ट्रेस ऑन द स्पिरिचुअल मैटर। और वैदिक पीरियड में एक प्रॉब्लम और थी, है कि वहाँ पे जो स्ट्रेस था या बहुत ज़्यादा फोकस था वो स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम थी। एजुकेशन वॉज रिलीजन डोमिनेटेड। तो यहाँ पे क्या था, एजुकेशन जो थी वो रिलीजन के थ्रू डोमिनेटेड थी। आपने ओवरऑल अब तक बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, या इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ी तो आपने देखा होगा कि चाहे मुग़ल काल हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे क्या हुआ था कि मुग़ल पीरियड में देवर प्रमोटिंग देयर ओन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उससे पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे देवर प्रमोटिंग देयर ओन एजुकेशन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो वैदिक में भी सेम प्रॉब्लम थी। देन 6 पॉइंट हमारा कहता है एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ बर्थ राइट ऑफ अ पर्सन। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी कि एजुकेशन को बर्थ राइट नहीं माना जाता था, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि इवन एजुकेशन जो थी वो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे प्रोवाइड करी जाती थी। ऐसे आज की डेट में तो क्या हम जिस टाइप की एजुकेशन चाहें, जो चाहें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एजुकेशन जो थी वो भी कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थी, और उसी बेसिस पे एजुकेशन जो है वो दी जाती थी। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।